प्रयागराज से अगली खबर है। मकान बनाने के विवाद को लेकर दारागंज पुलिस और अधिवक्ता आमने सामने आ गए और कुछ इस तरीके से आए कि देर रात अधिवक्ताओं ने दारागंज थाने में धरना भी शुरू कर दिया। दारागंज थाने में पुलिस और वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सीओ पंचम आस्था जायसवाल से भी वकीलों की तीखी झड़प हुई और घंटों के बवाल के बाद अधिवक्ता वापस लौटे। अधिवक्ता इंस्पेक्टर दारागंज पर बदसलूकी का भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के घंटों का बवाल। दोनों पक्ष कहाँ है? जो उस घर के लोग थे नहीं, एक पक्ष तो वीरेंद्र मिश्रा है, एक पक्ष ये है, दूसरा कोई पक्ष ही नहीं है। अगली खबर कानपुर से है। स्कूल प्रबंधन पर प्रताड़ना से आहत छात्र ने आत्महत्या की कोशिश की है। इंटरमीडिएट के छात्र की ड्रेस की आस्तीन काटकर कॉलेज में घुमाने का आरोप लगाया गया है। हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल में यह बच्चा पढ़ता है और प्रबंधक पर छात्र की शर्ट काट करके आस्तीन काटने का आरोप है। मानसिक तनाव के चलते छात्र ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, खुदकुशी की कोशिश की। परिजनों ने डायल 112 पर सूचित किया। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से छात्र को बाहर निकाला। बिठूर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गंभीरपुर कछार का यह मामला है। देखिए, यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे आज से शुरू होगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अपनी टीम के साथ मदरसों पर सर्वे करने की शुरुआत करेंगे। इस दौरान प्रशासन और शिक्षा विभाग के अलावा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लोग मौजूद रहेंगे। यूपी के हर जिले में सर्वे कर छात्रों और शिक्षकों की संख्या के साथ मदरसे में फंडिंग की जानकारी भी इकट्ठा की जाएगी। शासन ने निर्देश दिया है कि 5 अक्टूबर तक सर्वे का ये काम पूरा कर लिया जाए और 25 अक्टूबर तक शासन को यह रिपोर्ट भेज भी दी जाए। तो आज का दिन मदरसों पर सर्वे अध्याय शुरू। किस तरीके से देखिए, गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उन पर सर्वे होना है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी इस सर्वे के काम को शुरू करेंगे। छात्र शिक्षकों की संख्या का सबसे पहले पता लगाया जाएगा। मदरसे में फंडिंग कहां से आती है, इस बात का पता लगाया जाएगा। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का ये डेटा है जो इकट्ठा होना है। 25 अक्टूबर तक सर्वे की रिपोर्ट शासन को दे दी जानी है, यह डेडलाइन है। और मदरसे के सर्वे पर राजनीति भी बड़ी गर्म है, ये आप लगातार देख ही रहे हैं, क्योंकि मायावती ने सर्वे को मुस्लिम का शोषण बताया है, तो ओवैसी सर्वे को छोटा एनआरसी पहले ही बता चुके हैं। अखिलेश यादव ने भी सर्वे का विरोध किया है। जमीयत उलेमा हिंद भी दिल्ली में बैठक कर चुका है। तो जिस सर्वे को लेकर के इतना हो हल्ला था, वो आज से फाइनली शुरू हो रहा है। किन किन बिंदुओं पर ये डेटा इकट्ठा किया जाएगा, ये भी हमने आपके सामने रख दिया। इस सर्वे के साथ हम आपको बताएं कि आने वाले वक्त में किस तरीके की अपडेट रहेगी, आज का दिन कैसा रहेगा, ये सब कुछ हम आपको बताते चलेंगे। बात करेंगे मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों पर यूपी पुलिस का शिकंजा और भी कसता दिखाई दे रहा है। मुख्तार अंसारी के 7 गैंग का तिलिस्म तोड़ने के लिए ऑपरेशन प्रहार की तैयारी है और इसी के तहत मुख्तार के 154 सहयोगियों पर शिकंजा कसा जाएगा और इसकी तैयारी भी पुलिस ने शुरू कर दी है। ऑपरेशन प्रहार की निगरानी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। आप इसकी गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्तार पर पाताल प्रहार होने की तैयारी चल रही है। साथी कौन है, लेफ्ट हैंड कौन है, राइट हैंड कौन है और उनके साथी कौन है, उनकी जड़ें मजबूत कहां से होती हैं, उन्हीं को काटने की कोशिश है ये ऑपरेशन प्रहार। तो देखिए, मुख्तार पर पाताल प्रहार कैसे होगा, इसकी बिंदुओं को समझिए। मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों पर कार्रवाई होनी है, ठीक है। मुख्तार अंसारी के 7 गैंग का जो तिलिस्म है उसे तोड़ा जाएगा। मुख्तार के 154 सहयोगी हैं जिन पर शिकंजा कसा जाना है, ये लिस्ट आ चुकी है। पूर्वांचल में खंगाली जाएगी मुख्तार के सहयोगियों की कुंडली और सीएम योगी के मऊ दौरे के बाद पुलिस एक्शन में है। उनके पास एक मैप तैयार है। मुख्तार का बेटा अब्बास भी फरार चल रहा है और पुलिस यूपी के कई जिलों में अब्बास की तलाश में जुटी हुई है। लेकिन अब अब्बास अगर जब तक नहीं मिलता है तो करीबियों पर शिकंजा कसा जाएगा, जो या तो मुख्तार को मदद करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब वो बच नहीं पाएंगे। लेबाना होटल में अग्निकांड की रिपोर्ट को लेकर के
गृह सचिव संजय प्रसाद को एक रिपोर्ट सौंपी गई है। अग्निकांड में एलडीए और अग्निशमन विभाग के अधिकारी दोषी पाए गए हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। मंडल आयुक्त और पुलिस कमिश्नर की जांच में दोषी पाए गए हैं अधिकारी। रिपोर्ट में दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। ये देखिए, रिपोर्ट में अग्निकांड की घटनाओं को रोकने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। इस पूरे मामले पर अब आप देखिए, ये रिपोर्ट बहुत मायने रखती है। एलडीए और अग्निशमन के डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी हैं वो दोषी पाए गए हैं। इससे जुड़ी रिपोर्ट ये तस्दीक करती है। मंडल आयुक्त और पुलिस कमिश्नर की जांच में दोषी पाए गए हैं अधिकारी। रिपोर्ट में दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में अग्निकांड की घटनाओं को रोकने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का और जानकारी लेते हैं कि आखिर किस तरीके से इस रिपोर्ट को तैयार तो बड़ी जल्दी से किया गया है। विवेक, कौन कौन इसके जद में आया है, क्या ये अधिकारी किस किस लेवल के हैं, इनकी डिटेल्स है कुछ? इसने लता पिछले 5 सालों के दौरान जो भी अधिकारी रहे हैं अग्निशमन विभाग में और एलडीए में, उनको इस रिपोर्ट में कोट किया गया, ऐसा हमारे सोर्सेज का कहना है। बहुत पुख्ता नहीं है, लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जो भी एलडीए में वीसी रहा है पिछले 5 साल के दौरान, ऐसे 5 अफसर हैं, यानी 5 अफसर जो वीसी रहे हैं, आईएएस अफसर हैं, और अग्निशमन विभाग के कई अधिकारी हैं जिन्होंने एनओसी दी है बिना किसी जांच के और बिना पेपर्स देखे। यानी लेवाना होटल को लाइसेंस है उसका कि नहीं है, वहाँ पर जो बार चल रहा था उसका लाइसेंस देखा जाता है, पर्यटन विभाग की एनओसी देखी जाती है, 11 एनओसी देखी जाती हैं। उसके बाद अप्रूवल दिया जाता है कि अग्निशमन के जो उपाय हैं वो पूरे हैं नहीं है। बिना एनओसी देखे उसको संस्तुति दे देना वहाँ पर, ये सबसे बड़ी चूक थी। और इसमें अग्निशमन विभाग के अधिकारी भी, जिले के 2 डीएम भी बताए जा रहे हैं, पूर्व डीएम, यानी 2017 से लेकर अब तक आग लगने तक जो तैनात रहे हैं, वो उन 2 डीएम की भी गलती बताई गई है। ऐसे 7 बड़े अधिकारी, इसके अलावा एलडीए के बहुत सारे छोटे अधिकारी जो उस जोन के अधिकारी थे, यानी इंजीनियर लेवल के और उससे ऊपर लेवल के जो अधिकारी थे, उनके नाम दिए गए। काफी नाम है, बहुत सारी सिफारिशें भी की गई है, कड़ी कार्रवाई की संस्तुति की गई है। और ये कहा गया है कि जो होटल, अस्पताल और कोचिंग सेंटर, यानी इसको थोड़ा सा रिपोर्ट को बृहत कर दिया गया है। अग्निकांड सिर्फ लेवाना होटल में हुआ था, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा, जो लखनऊ के हैं कोचिंग संस्थान है, उसी दिन एक कोचिंग संस्थान में भी आग लगी थी और बच्चे बाल बाल बच गए थे। बहुत बड़ी आग थी वो, और ऐसी तंग जगह पर कोचिंग थी जहां पर आग लगने के बाद अगल बगल की बिल्डिंग भी बचती नहीं। बिल्कुल ये तय था कि वहां पर आग लगने से बड़ा कांड होना था, यानी बहुत बड़ी एक घटना बच गई। तो उस पूरी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो अस्पताल हैं, कोचिंग संस्थान हैं, होटल्स हैं, ऐसे करीब 200 संस्थान चिन्हित किए गए हैं उस जगह पर जो अग्निकांड की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है, वहां पर भी कार्रवाई करने को कहा गया है। और एलडीए ने इसमें हालांकि पहले दिन से ही कार्रवाई शुरू कर दी थी। जो एलडीए के वीसी हैं डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी, उन्होंने बहुत सारे संस्थानों की ऐसी लिस्ट निकाली, बहुत सारे भवनों की लिस्ट निकाली है, होटल के नक्शे जांचे जा रहे हैं और करीब अब तक 2000 से ऊपर संस्थानों को, बिल्डिंगों को नोटिस जारी कर दी गई है और बड़े व्यापक पैमाने पर कार्रवाई भी होने वाली है। लेकिन जो कमिश्नर की रिपोर्ट है, यानी पुलिस कमिश्नर एसबी शेरटकर और जो मंडल कमिश्नर है डॉक्टर रोशन जैकब, वो कल शाम को गृह सचिव को सौंप दी गई है, जो प्रमुख सचिव हैं संजय प्रसाद, और बहुत जल्दी वो इस रिपोर्ट पर बातचीत करेंगे, बताएंगे कि आगे की क्या कार्रवाई होनी है। यानी नजीर नहीं पेश होगा विवेक, बस इन बिल्डिंग्स को गिरा देना, बिल्डर्स को वित्तीय क्षति पहुंचा देना या उस नुकसान से भरपाई नहीं हो सकती। आखिरकार ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? इस पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा क्या? और क्या सिर्फ इंजीनियर तक ये जांच और कार्रवाई रह जाएगी या उससे बड़े लेवल के ऑफिसर्स भी इस दायरे में आएंगे क्या? ये सब कुछ देखना बहुत अहम होगा। विवेक, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यमुना नदी का प्रदूषण ताजमहल की खूबसूरती में दाग लगा रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यमुना नदी के पानी की जांच के बाद रिपोर्ट आई है वो कह रही है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ताज के पीछे यमुना का वाटर सैंपल बेहद खतरनाक है, जबकि यमुना नदी की सफाई के लिए हर साल 48 करोड़ रुपए भी खर्च होते हैं। कहां जाता है ये पैसा? और सिसकती यमुना का आखिर दर्द कौन बढ़ा रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
ताजमहल खूबसूरती का प्रतीक, जो सूरज की किरण पड़ते ही सुनहरी लालिमा से दमकता है। उसकी झलक पाने को दुनिया भर के सैलानी बेकरार रहते हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक ताजमहल इन दिनों चर्चा में है। ताजमहल के पीछे यमुना नदी सबसे मैली है। समझा जा सकता है कि पॉल्यूटेड यमुना का जो खतरनाक स्तर है वो इस सबसे खूबसूरत इमारत के सबसे पास है। तो इससे समझा जा सकता है कि क्या ऑफिसर्स कितने ज़्यादा संजीदा हैं, जो धरातल पर प्लान बनाए जा रहे हैं वो कब तक उतरेंगे। अभी तक केवल 27 से 28 नाले ही टैप किए गए हैं, कुछ पार्शियली टैप हैं। धांधुपुरा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसकी क्षमता बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन सब कुछ कहा जाए धरातल पर अभी दूर की कौड़ी लग रहा है। अभी दूर इसका कहा जाए इसका स्ट्रक्चर को धरातल पर उतरने में अभी ये दूर की बात नज़र आ रही है। सामने आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ जो ताजगंज शमशान घाट है वहाँ से उठता हुआ धुआं, ये तमाम कारक हैं कि ताजमहल लगातार प्रदूषित हो रहा है। ताजमहल के पास चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, तमाम बड़ी वजहें हैं कि ताजमहल के पास लगातार जो पॉल्यूशन का लेवल है वो बढ़ा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा मसला है और कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये पैसा जो फंड आता है वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है और उसका खामियाजा ताजमहल के ऊपर दाग लगने से अगर उठाना पड़े तो ये पूरी दुनिया में एक गलत संदेश जाएगा भारत के लिए। आइए रुक करते हैं हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय का और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ताजमहल सिर्फ भारत या फिर आगरा या एक प्रशासन की जिम्मेदारी से कहीं ऊपर है। देखा जाए नितिन, ऐसे में लापरवाही हो रही है, अंदर खाने से क्या रिपोर्ट आ रही है? देखिए बिल्कुल स्नेहलता, मैं इस समय ताजमहल के बिल्कुल पीछे दशहरा घाट पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यमुना नदी है, जो वाटर रिपोर्ट आई है, दरअसल उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो रिपोर्ट आई है उसने आगरा में 3 जगह वाटर सैंपल लिए। अप स्ट्रीम में कैलाश मंदिर पर लिया, मिड स्ट्रीम में वाटर वर्क्स पर लिया और डाउन स्ट्रीम में उन्होंने ताजमहल के पास लिया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यमुना नदी का जो प्रदूषित पानी है वो डाउन स्ट्रीम यानी ताजमहल के पीछे है। अब इसमें आज श्राद्ध पक्ष है, देखिए तमाम जो समस्याओं पर आस्था किस तरह से उमड़ रही है। लोग यहाँ श्राद्ध पक्ष की पूर्णमासी की शुरुआत है, लोग यहाँ नहाने आ रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये जो खतरनाक स्तर है, यूपीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक खतरनाक स्तर से भी 13 गुना ज़्यादा इस समय यमुना नदी का जो वाटर है वो पॉल्यूटेड है। यानी जो कहा जाए डेंजर लेवल है उसमें 5000 कॉलीफॉर्म का जो एक पैमाना होता है उससे 13 गुना करीब 63,000 कॉलीफॉर्म इस समय यहाँ पॉल्यूटेंट इस समय यमुना नदी में बना हुआ है। आप समझ सकते हैं कि 90 नाले करीब आगरा में इस समय डायरेक्ट तौर पर गिर रहे हैं, जिसमें 27 से लेकर 28 नाले ही इस समय उनकी टेपिंग की जा चुकी है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए वो पानी यहाँ मिलता है, बाकी करीब 60 से 62 जो नाले हैं डायरेक्ट यहाँ गिर रहे हैं। ऐसे में दुनिया की जो सबसे खूबसूरत इमारत है जो यमुना नदी इसके पीछे बह रही है। अच्छा नितिन, ये समझाइए जो 48 करोड़ रुपए का जो फंड होता है वो किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है? देखिए इसके लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया और जो चेन्नई की कंपनी है ववाग, उसको इसका साफ सफाई का जिम्मा, ताजमहल के आसपास साफ सफाई का जिम्मा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन का जिम्मा ववाग कंपनी को दिया गया। 48 करोड़ रुपए सालाना उसको पे किया जा रहा है, पिछले 3 साल से पे किया जा रहा है। लेकिन कहा जाए वो जो धरातल पे जो कहा जाए यमुना का शुद्धिकरण या साफ सफाई का जो लेवल होना चाहिए ताजमहल के आसपास, वो उसको मीट आउट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अधिकारी पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट है, वर्ल्ड हेरिटेज है, नहीं तो ये कंपनी क्या कह रही है, क्या करना है, क्या इसकी जिम्मेदारी में ये पानी का लेवल नहीं आता है? और अगर नहीं आता है तो ये रिपोर्ट कहाँ होगा? क्योंकि देखिए पानी कोई ठहरी चीज नहीं है, अगर आगे से गंदगी आ रही है तो किस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल होगा, उसे ट्रीट किया जाना है। देखिए इसके लिए पास में ही धांधुपुरा गांव है, वहां 100 MLD क्षमता का एक नया STP प्रस्तावित है। इसके साथ ही यमुना एक्शन प्लान के लिए करीब
हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 1400 करोड़ का प्लान फिर प्रशासन के पास आ चुका है, जिसमें तमाम जो नालों को टैपिंग की बात कही जा रही है, तमाम जो नाले हैं उनको टेप किया जाएगा और उसके बाद इस यमुना के शुद्धिकरण की बात की जा रही है। सवाल यही है कि जिस तरीके से जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो एनजीटी में इस मुद्दे को उठाने की बात कर रहे हैं, शरद गुप्ता, वो कहते हैं कि केवल 15 दिन ही यमुना नदी, यमुना कालिंदी एक नदी का स्वरूप होती है, इससे ज़्यादा वो 350 दिन वो सीवर युक्त एक नाला होती है। बदबू बहुत ज़बरदस्त, आप यमुना नदी के किसी भी घाट पर चले जाइए, आपको स्मेल फील कर सकते हैं, क्योंकि वो पॉल्यूशन है, वो तमाम सीवर का पानी है, वो तमाम जो फैक्ट्री का जो कचरा है, जो कहा जाए चमड़े नहीं रह गया। नितिन, आजकल बहुत आसानी से बताया जा सकता है पानी कितना पोल्यूशन है, कितना नहीं है। ये तो घर में आरओ चेक करने आते हैं, वो भी टीडीएस चेक करते हैं। ऐसे में यमुना 13 गुनी गंदी है, पोल्यूशन है उसमें। ऐसे में प्रशासन क्या कर रहा है? सिर्फ कागजों में काम कर रहा है या जमीन पर दिखाई देगा? ये बहुत अहम मसला है, आप जरूर फॉलो अप लेते रहिएगा। खबर उन्नाव से है। बच्चा चोर समझकर महिला और पुरुष की जमकर पिटाई हुई है। ये घटना है माखी थाना क्षेत्र के बोनामाऊ गांव की। देर रात में बाइक से जा रहे थे 3 पुरुष और महिला को गांव वालों ने पहले तो रोका, बाइक सवार तो भाग खड़ा हुआ। इसके बाद ग्रामीणों ने बच्चा चोर होने के शक में और भी गांव वालों को इकट्ठा किया और दौड़ाकर महिला 2 पुरुष को पकड़ा और पिटाई की। रस्सी से बांध करके पीटा गया। यहां देखिए, लखनऊ के ककोरी थाना क्षेत्र के मौदा गांव में बच्चा चोरी की सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने संदिग्ध की बेरहमी से पिटाई कर दी। सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे और युवक को बेरहमी से पीटा। वीडियो वायरल हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जांच शुरू कर दिया है। लेकिन आप लोगों से भी अनुरोध है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। किसी को भी पीटने का, सजा देने का हक हम आपके हाथ में नहीं है, बल्कि इसके लिए अच्छी खासी प्रणाली है, उसका सहारा लेना है। तो देखिए, आपको यूपी के अलग अलग शहरों से आई बच्चा चोरी की अफवाहों पर हंगामे की तस्वीर दिखाते हैं। 6 तस्वीरों से आप इस वक्त माहौल क्या है उसका अंदाजा लगा पाएंगे। बच्चा चोरी की अफवाह में जमकर हंगामा और मारपीट। पुलिस भी हलकान हो रही है, 2-4 हो रही है। अफवाह किसी एक ने फैलाई, लेकिन इस अफवाह की आग में कई गांव के गांव ऐसे जले कि लोगों को हम देख सकते हैं कि अपना कहीं का भी फ्रस्ट्रेशन किसी एक इंसान पर उतारने की क्या ये जद्दोजहद है? ये किस तरीके की तस्वीरें हैं? क्या कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं है? किसी एक शख्स को पकड़ करके इतने सारे लोग पीट रहे हैं, ये किस तरीके का इंसाफ है? और ऐसे में क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है? ऐसे गांव के लोगों को बुला करके क्या पूछा जा रहा है कि आप लोगों को पुलिस को डायल करने में दिक्कत है? आज हर एक हाथ में मोबाइल है, लोग सूचित क्यों नहीं करते हैं? उसका वीडियो क्यों बना रहे हैं? और अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चा चोर कह के किसी एक शख्स पर कैसे उतार रहे हैं? ये तमाम सवाल है और लोगों के जहन में अगर ये शक का बीज आया है तो कहां से आया है? ये प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं इस पर काम किया जाए, ताकि दौड़ दौड़ कर जगह जगह लोगों को छुड़ाते और बचाते रहने की नौबत ही ना आए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।